कम्युनिकेशन होता है, किस किस तरह का कम्युनिकेशन होता है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इफ यू वांट दैट आई कैन ब्रीफ अबाउट दैट आल्सो। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। आपके सीनियर आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके जूनियर आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उन सभी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये हर एक चीज को, छोटी से छोटी चीज, चाहे आपको ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, चाहे आपको रिपोर्ट सबमिट हो रही है, चाहे आप गॉसिप कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होती हैं। तो इन सभी चीजों को क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, ये हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बहुत डिफरेंट नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट द कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट इन विच यू कम्युनिकेट इज योर ऑफिस, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन, जनरल कम्युनिकेशन जो होता है, वो बिजनेस कम्युनिकेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। बिजनेस कम्युनिकेशन को अगर हम स्ट्रिक्ट सेंस में फॉर्मल कम्युनिकेशन में ही बोल रहे हैं, सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, आई थिंक देयर इज नेटवर्क इशू। अगर मेरी वॉइस कट रही है या सही से नहीं सुनाई दे रही है तो यू कैन जस्ट टेल मी, ठीक है। वीडियो तो लैग कर ही रहा है आपका, अगर वॉइस भी लैग करेगी तो आप एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। सो एज आई वाज टेलिंग कि बिजनेस कम्युनिकेशन अगर हम स्ट्रिक्टली यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन के बेस्ड पर रोक देते हैं उसे, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में यहाँ पर स्ट्रिक्टली बिजनेस कम्युनिकेशन पूरा का पूरा डिफरेंट हो जाता है फ्रॉम योर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किसी से बात कर रहे हैं या सिर्फ अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो वही सारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपके कुछ ऑफिस के भी दोस्त हो जाते हैं, उनसे आप ऑफिस की भी बातें करते हैं, ये सारी भी आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं, जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन के अंडर आता है, ठीक है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही तरीके का कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं if we are communicating, if we have the broad classification of business communication। इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, इन्फ्लुएंस करने वाली चीजें जो होती हैं इसमें, ये हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग दैट इन्फ्लुएंस इन द बिजनेस कम्युनिकेशन इज योर कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होती है, जब आप डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से लोग आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया में तो बहुत ज्यादा होता है आजकल, बाहर की कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि अलग अलग जगह से लोग जाते हैं वहां पर काम करने के लिए, या अलग अलग लोगों को बुलाया जाता है अलग अलग जगह से उस कंपनी में काम करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे वो अपहोल्ड करते हैं। डाइवर्सिटी इज ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ठीक है। कुछ डाइवर्सिटी होती है, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से इंडिया से यूएसए जा रहे हैं काम करने के लिए, वो बहुत ही वाइड रेंज ऑफ डाइवर्सिटी हो गई, क्योंकि आप एक अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, अलग कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। जहाँ से आप दूसरी जगह जा रहे हैं वो एक अलग कॉन्टिनेंट है, एक अलग कंट्री है, उसका एक पूरा अलग कल्चर है। लेकिन स्मॉल लेवल पे अगर हम देखें तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है, जैसा कि हमें पता ही है। बाकी देशों में भी होता है, बाकी कॉन्टिनेंट्स में भी होता है, अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर होता है, और उस जगह से जो लोग उठकर आते हैं उन सभी में एक आप कह सकते हैं उन सभी का एक परसेप्शन होता है, उन सभी का देखने का एक नजरिया होता है, जो कि उनके काम करने को भी कई बार इफेक्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम फ्रॉम बिहार और मैं कहीं और जाके अगर काम कर रही हूँ, मान लीजिए मैं दिल्ली जाके काम कर रही हूँ, तो वहां पर अलग अलग जगह के लोग आते हैं वहां काम करने, तो दे विल नॉट ट्रीट मी अ लॉट डिफरेंटली, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंटली नहीं ट्रीट करेंगे, बट वहां पर लोकल्स जो हैं उनका कुछ ना कुछ, वहां पर उनको एरिया सबका पता है, उनको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। जो वहां पर काफी साल से रह रहे हैं वो लोग भी जानते हैं कि अगर मुझे ये पर्टिकुलर आइटम चाहिए तो मुझे किस स्टोर से लेना चाहिए कि मेरे लिए अफोर्डेबल हो, या फिर किस स्टोर से लेना चाहिए कि वो एकदम ब्रांड न्यू हो और ब्रांडेड हो और अच्छा खासा एक्सपेंसिव हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से आपको इफेक्ट करता है। ये आपका पर्सनल लाइफ हो गया। एनवायरनमेंट इन द ऑफिस में अगर आप देखें तो ऑफिस में जब बातें होती हैं, ठीक है, इफ यू बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर लाइक से इफ यू हैव वर्क देयर फॉर 5 months और 5 years,
इन दोनों में डिफरेंस होता है, राइट। द पर्सन हु इज वर्किंग देयर फॉर 5 months, उसको हो सकता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं हो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लेकिन जो पर्सन वहां 5 साल से काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि उसे सब कुछ पता है, लेकिन उसे बहुत फर्स्ट पर्सन के कंपैरेटिव उसके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी। ठीक है, तो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो उसे किस तरह टैकल करना है ये वो अच्छी तरह जानता है। तो एक कल्चरल डाइवर्सिटी जो होती है, ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना एक कल्चर होता है। ठीक है, जैसे आप अगर गूगल में जाएंगे काम करने के लिए, तो उनका अपना एक अलग कल्चर है, वो अपना एक रूल्स, सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं, जिसके हिसाब से एम्प्लॉयज काम करते हैं। अगर आप मान लीजिए कि टाउन में जाते हैं काम करने के लिए, तो वहां पे आपका एक डिफरेंट कल्चर आपको दिखेगा, वर्क एनवायरनमेंट कल्चर आपका डिफरेंट रहेगा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको कल्चरल डाइवर्सिटी जो होती है, इट डिपेंड्स एंड इट इन्फ्लुएंसेस योर कम्युनिकेशन अलॉट। ठीक है, कैसे डिफरेंशिएट करता है, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आपका जो सीनियर है, ठीक है, वो डायरेक्टली जूनियर से बात नहीं करते। ठीक है, मान लीजिए मैनेजर है, फिर मैनेजर का असिस्टेंट है, फिर उसके बाद उसके अंदर काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स हैं। ठीक है, ये सारी ये 3 लेयर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा सिचुएशन है कि मैनेजर जो है, वो जितने भी डायरेक्शंस हैं, वो सारे डायरेक्शन सिर्फ अपने सेक्रेटरी को देता है, और वो डायरेक्टली अपने सबॉर्डिनेट से जाके बात नहीं करता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे आपका कम्युनिकेशन 3 लेवल में बट गया है, 3 लेवल में आपका कम्युनिकेशन डिवाइड हो गया है। यानी कि आपको अगर कम्युनिकेट करना होगा, तो आपको उनके सेक्रेटरी से जाके बात करनी होगी कि सर को मुझे ये बताना है, या मैम को मुझे ये बताना है। उसके बाद जाके आपका जो इंफॉर्मेशन है, वो आपके जो मैनेजर है उन तक पहुंचेगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इशू क्या आ जाता है, इसमें इशू ये आ जाता है कि अगर मान लीजिए कि आपका जो सेक्रेटरी है, उससे आपकी कोई अनबन हो जाती है, तो वो आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन आपके मैनेजर तक पहुंचा सकता है। ठीक है, पहला ये हो सकता है। यस, इज देयर एनी डाउट बच्चे? ओके, सो एज आई वाज टेलिंग कि पहला प्रॉब्लम ये हो सकता है इस 3 लेयर ऑफ कम्युनिकेशन में, कि जिस पर्सन मीडिएटर है, ठीक है, जो मैनेजर का सेक्रेटरी है, वो पर्सन मीडिएटर हो गया, तो वो पर्सन के अपने ओपिनियंस कई बार वहां पर दिखने लगते हैं। ठीक है, अगर उसका ओपिनियन है कि आपका जो काम है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो आपको हो सकता है कि मैनेजर से नहीं मिलने दे, या आपकी बात मैनेजर तक ना पहुंचाए। तो इस चीज से बचने के लिए मैनेजर को वहां पर ध्यान देना होगा कि आपका जो कम्युनिकेशन है, उसमें उसका सेक्रेटरी एज अ बैरियर ना काम करे। ठीक है, सेकेंड चीज क्या हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ और कहना चाहा होगा, लेकिन क्योंकि सेक्रेटरी के पास उसका नॉलेज नहीं है, उस काम का नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसका काम है कि वो मैनेजर का टाइम रूटीन संभाले, या फिर उसका जो मीटिंग्स है वो संभाले। ठीक है, उसे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो वो शायद अच्छे से मैनेजर को नहीं समझा पाएगा। और अगर अच्छे से नहीं समझा पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा, और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए कि आपका जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, आपने कोई मैसेज यहाँ मान लीजिए जो मैनेजर है, उसको आपको कुछ मैसेज भेजना है। ठीक है, जो मैनेजर है, उसे आपको कुछ मैसेज भेजना है, मैनेजर को कुछ बताना है आपको। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे कि मैंने कहा, अपने सेक्रेटरी के थ्रू आपको बताना चाह रहा है ये सारे मैसेज। तो उसने जो मैसेज आपको भेजने के लिए कहा, हो सकता है कि जो सेक्रेटरी है वो सेम टू सेम मैसेज आप तक ना पहुंचाए, अच्छे से ना डिलीवर कर पाए, आपके जो डाउट्स है वो क्लियर ना कर पाए, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी आपका काम करने में। तो कल्चरल डाइवर्सिटी ये एक तरह का कल्चर हो गया, जहाँ पर जो मैनेजर और सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके बीच का जो यहाँ पर कम्युनिकेशन है, सही से नहीं हो पा रहा है। और एक जगह आप काम करने गए, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा नहीं हो रहा, आपने ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया, आपने दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। तो उसमें क्या हो रहा है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है कि जो मैनेजर है, वो
अगर उसको कुछ ऑर्डर देना होता है, अगर उसको कुछ काम आपको रिपोर्ट बनाने बोलना होता है, तो वो डायरेक्टली आपके पास आके या आपको बुलाकर, ठीक है, आपको बुलाया जाता है मैनेजर के पास, फिर वो डायरेक्टली आपको जाके बोलता है कि ये चीज तो मुझे रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। मीडिएटर वहां पर नहीं रहता है, या फिर सिर्फ आपको बुलाने का काम करता है, या फिर मीटिंग अरेंज करवाने का काम करता है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर मैनेजर ने खुद आपसे डायरेक्टली बोला कि मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, अब आपके दिमाग में ये चीज चलने लगी कि ये रिपोर्ट ऐसे ऐसे बनानी है, ये सारी चीजें चाहिए होंगी, और अगर कोई डाउट होता है तो आप वहीं पर मैनेजर से कोई भी डाउट क्लियर करवा सकते हैं, और उसके बाद आपका जो रिपोर्ट तैयार होगा उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उसमें जो भी सोल्यूशन निकालना होगा, चेंजेस करना होगा, ये आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने मैनेजर से, तो रिपोर्ट जो है टाइमली अच्छे से तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों तरह के आपके कल्चरल डाइवर्सिटी होती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आप बाहर से आते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखिए एमएनसी कंपनीज में ऐसा होता है बेसिकली कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, अलग अलग नेशनैलिटी से बिलोंग करते हैं, और वो एक साथ मिलके काम करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजों को लेकर आपका कल्चरल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। मान लीजिए आपके कल्चर में कुछ अच्छा माना जाता है, और आप अगर वो करते हैं तो हो सकता है कि सामने वाला आपको टोके, या फिर सामने वाले को वो गलत लगे, ठीक है। आपका जो भी मैसेज होगा वो आप अपने तरफ से अच्छा मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो मैसेज जो है गलत इंटरप्रेट हो जाए, ठीक है। जो लोग हैं, वो जो लोग सुन रहे हैं आपकी बातों को, या फिर जो लोग को आपको बात करनी है, आपको बहुत पहुंचाती है, आपके रिसीवर हैं, वो इस बात को गलत तरीके से ले लें, ठीक है। तो आपका जो कल्चरल बैरियर होता है, या कल्चरल बैकग्राउंड होता है, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरह वहां पर कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, ठीक है। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर मैसेज कोई बताना है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर भेजा गया है कि ये रिपोर्ट जो है मुझे विद इन 15 डेज आपको ये जो रिपोर्ट है ये करेक्ट करनी है, ठीक है, ये चीज आपको बोली गई है। लेकिन आपको वहां पर ये नहीं बताया गया कि उस रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या चाहिए। मतलब मान लीजिए मैंने जो आपको टॉपिक दिया था एडवर्टाइजमेंट एंड इट्स एडवांटेजेस, ठीक है, अगर मैं ये स्पेसिफाई नहीं करती कि उसमें क्या क्या चीजें आपको लिखनी है, तो लिखने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। एडवर्टाइजमेंट जो है उसका बहुत सारा फायदा है, ठीक है, एक नहीं है, बहुत सारे फायदे हैं। उन सभी चीजों को लेकर आप यहाँ पर एक डिटेल में रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा रिसर्च करेंगे, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, आप आराम से वहां पर 15-20 पेज का आराम से रिपोर्ट आप बना सकते हो। लेकिन क्या मुझे उतना बड़ा रिपोर्ट चाहिए था? नहीं चाहिए। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यह स्पेसिफाई करना है कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है। छोटे से ऐसे में आपको एक पैराग्राफ में मेंशन करना है इंट्रोडक्शन, कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट क्यों यूज किया जाता है। सेकेंड पैराग्राफ में आपको मेंशन करना है कि ये जो कंपनीज हैं वो एडवर्टाइजमेंट किस तरह यूज करती हैं, और उस एडवर्टाइजमेंट से उस कंपनी का क्या फायदा होता है, ठीक है। थर्ड थिंग क्या मेंशन करना है कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनको एडवर्टाइजमेंट से क्या फायदा होता है। अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, उसका एडवर्टाइजमेंट दिखा रही है वो, तो उसका असर क्या पड़ता है आपके कस्टमर का। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इफेक्ट डालेंगे। एट द एंड लास्ट में आप कंक्लूजन लिखेंगे दैट कितना फायदा है आपके एडवर्टाइजमेंट से, और कितना जो भी एडवर्टाइजमेंट से एडवांटेजेस हैं, जो भी फायदे हैं, उसको आप कंक्लूड करके एक एक दो दो लाइन में कंक्लूजन में लिख देंगे। ये चीज एक्सप्लेन करने वाली चीज होती है, तभी एक्सप्लेन की जाती है। अब अगर मैं बिना एक्सप्लेन किए आपको सिर्फ टॉपिक दे दूं, दैट मीन्स आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग जो आपको पता भी नहीं है, ठीक है। आपको पता ही नहीं कि आप मुझे यहाँ पर रिपोर्ट किस चीज से चाहिए, मुझे यहाँ पर रिपोर्ट कितने डिटेल में लिखनी है, ये चीज मैंने बताया ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, मैसेज जो है वो मिसअंडरस्टैंड हो जाएगा। यानी कि आप जो भी अपने साइड से आपको दिया गया है रिपोर्ट बनाने के लिए, तो आप तो बनाओगे रिपोर्ट, राइट। तो जितना आपको इंफॉर्मेशन आपके पास है, जितना आपको समझ में आ रहा है, वो आप अपने समझ से पूरा जो रिपोर्ट है वो तैयार कर लेंगे। लेकिन वो मेरे सेटिस्फैक्शन से होगा या नहीं होगा, ये मुझ पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने आपको इंफॉर्मेशन जो है पूरा
नहीं दिया है, ठीक है, पूरा अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि मेरे को क्या क्या चाहिए उस रिपोर्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर मिसकम्युनिकेशन होगा, ठीक है ना। थर्ड थिंग इज इमोशनल डिफरेंस। इमोशनल डिफरेंस मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पर कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं या फिर आप बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो जाते हैं काम से, या कुछ परेशानी चल रही होती है आपके पर्सनल लाइफ से जो कि आपके काम को इफेक्ट करता है, कहीं ना कहीं करता है, ठीक है। नो मैटर हाउ मच यू लाइक टू लाइक कितना भी आप उसको अलग रखना चाहें, वो अलग नहीं रहता। आपका जो भी इमोशनल क्वेश्चन है वो आपके काम को इफेक्ट करता है। तो इफ यू आर फीलिंग बैड, दैट डजंट मीन कि आप वहां पर जो है किसी से अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो अच्छे से आप बात ना करें। अगर आप बहुत ज्यादा यहाँ पर बैड फील कर रहे हैं या बहुत ज्यादा आप बात नहीं करना चाहते हैं किसी से, तो आप साफ उनसे कह दीजिए कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, कैन वी टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन, ठीक है। ये बेटर है इस चीज से कि आप उनके साथ बैठ के सुन तो रहे हैं उनकी बातें, बैठे हुए हैं वो बेचारे बात कर रहे जा रहे हैं और आपको यहाँ पर यस, तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है कि वो पर्सन अगर आपके सामने के कितना भी बात कर ले, आप उसकी बात सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि आपका जो इमोशंस है वो कहीं और लगा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है इमोशनल डिफरेंस, यानी कि आप उसमें इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है। आपका जो दिमाग है वो उस कॉन्वर्सेशन में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो कहीं और लगा हुआ है। तो इस चीज को आपको अवॉइड करना है, ताकि आपका जो मैसेज है या फिर आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें कोई भी फ्लॉज ना आए, कोई भी मिसअंडरस्टैंड ना कर पाए आपके मैसेज को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि फिजिशियंस आर यूजुअली लेस इमोशनल टू द पेशेंट दैट दोज ऑफ द रिलेटिव्स ऑफ द पेशेंट्स, यानी कि अगर आपका जो पेशेंट है, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर्स जो होते हैं उनको पर्सनली कोई लगाव नहीं होता है किसी भी पेशेंट को, ये रखना जरूरी होता है कई बार, ठीक है, उनके प्रोफेशन में ये रखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं उस पेशेंट में, अगर कुछ मान लीजिए खराब हो गया, कुछ सही नहीं हुआ, तो वो आपके मेंटल इफेक्ट, वो आपको मेंटली बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। कई बार ऐसा आपके बिजनेस में भी होता है कि आप किसी और की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, यू आर मान लीजिए आप अच्छे खासे पोजीशन पे, आप मैनेजिंग डायरेक्टर के पोजीशन पे हैं एंड यू आर वर्किंग वेरी गुड, ठीक है, लेकिन आप इतना ज्यादा आपने मतलब 10 साल 20 साल 15 साल उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन वहां पर अगर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिला, यानी कि आपको वहां पर जितना आपने काम किया उसके लिए रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, आपको वहां पर उतनी आपको रिस्पेक्ट उतना नहीं मिला जितना आपको मिलना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका वहां पर इमोशनली आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हैं, तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि आपको इमोशनल डिफरेंस मेंटेन भी करना होता है, और कई बार आपको इमोशनली इन्वेस्ट भी करना होता है। बहुत ज्यादा अगर आप डिटैच हो जाते हैं, इसका मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है वहां पर कंपनी में कुछ भी हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा हर एक प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर्स के लिए ये पॉसिबल है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई पेशेंट मर जाता है, अगर वो इमोशनली उसके साथ इन्वॉल्व हैं, अगर वो मतलब मान लीजिए कि बहुत ज्यादा उस पे इन्वेस्टेड है इमोशनली, तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, ये उनके काम को इफेक्ट भी करेगा। हो सकता है कि वो उस तरह का दूसरा पेशेंट कभी भी अच्छे से अपने मतलब अपनी एबिलिटी पे वो लोग क्वेश्चन करने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह का काम नहीं करना है। अगर ऐसा कोई प्रोफेशन है आपका, जैसे आपका बिजनेस का अगर प्रोफेशन है या फिर आईटी डिपार्टमेंट का अगर आपका प्रोफेशन है, तो उसमें आप बिजनेस में बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच नहीं होंगे। आप अपना इंटेलिजेंस अटैच करेंगे, आप अपना स्मार्टनेस अटैच करेंगे, लेकिन इमोशनली हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े वहां पर, या फिर नहीं ही करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपका ऑफिस है, वो आपका बिजनेस है, और उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, तो कल को होकर अगर आपका यहाँ पर जो बिज़नेस है उसमें कोई भी नुकसान होता है, बिज़ने आपको पर्सनली कोई लॉस होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपके ब्रेन को। तो समटाइम्स इंडिफरेंस इज़ गुड एंड समटाइम्स इंडिफरेंस इज़ नॉट गुड। तो ये सिचुएशन आपको देखना होगा कि किस सिचुएशन में आपको यहाँ पर इमोशनली इन्वेस्ट करना है और कहाँ पर नहीं करना है।
फोर्थ पोर्शन इज पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि आपने जो भी अपने लाइफ में लर्न किया। मान लीजिए आप एज अ फ्रेशर कंपनी को ज्वाइन करते हैं, आज आप फ्रेशर हैं, लेकिन 4 साल बाद या कम से 2 साल बाद भी या कम से कम 1 साल बाद भी आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो आपने जो भी गलतियां की हैं उन गलतियों से आपको सीखना है और दोबारा उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर आपका जो इफेक्ट होता है, मतलब आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है उसको आप कितना मतलब मान लीजिए कि आपको कोई मिस्टेक हो गई आपसे, ठीक है? तो अगर कोई पर्सन है उसने वहाँ पर आपको अ, बहुत ज़्यादा डाँट दिया आपके सीनियर ने या फिर बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दिया आपके सीनियर ने, तो आपको वो चीज़ अगर आप दिमाग में बैठाए रखेंगे तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके काम पे भी करेगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये रहेगा कि आपका सीनियर आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपका सीनियर आपको एक्नॉलेज नहीं करता है या फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपके सीनियर ने ये दिमाग में बैठा लिया है कि ये पर्सन के अगेंस्ट, मतलब आपके अगेंस्ट उन्होंने कुछ दिमाग में बैठा के रखा है, तो वो आपको कभी भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनका ट्रस्ट आप पर से हट गया है। आपने जो गलती की है उसकी वजह से उनका ट्रस्ट आप पर से हट गया है, तो आपको जो उनका पास्ट एक्सपीरियंस उनको ये बताएगा कि आप पर वो भरोसा नहीं कर सकते। और आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपको ये बताएगा कि आपके सीनियर आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इस वजह से आपका जो है रिलेशनशिप दोनों ही साइड से खराब हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप ये चीज़ ना करें। आपको क्या करना है, आपको जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उनका सॉल्यूशन कम्युनिकेशन के थ्रू करें, यानी कि बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, बात करके उस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं होता है, तो आप वहाँ से बेटर है कि हट जाएँ, ठीक है? जितना काम है उतना काम से मतलब रखिए, अदरवाइज़ अगर क्योंकि आपको अपने माइंड में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं रखना है जिसकी वजह से आपको किसी के लिए भी नेगेटिव फीलिंग हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है, तो ये आपके काम को इफ़ेक्ट करता है। अंडरस्टूड? ऑलराइट। एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल डिफरेंस। एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल डिफरेंस जो होता है, मतलब मान लीजिए कि आपका एजुकेशन किस फील्ड में है। अब आपने जो पढ़ा है ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एचआर ने भी पढ़ा हो, तो आपका एजुकेशन डिफरेंट है, आप जो एचआर हैं उनका एजुकेशन डिफरेंट है, दोनों ही फील्ड का एजुकेशन डिफरेंट है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं उनसे कि वो आपकी सारी बातें समझे या फिर वो आपका जो जो भी इश्यू है उसको अच्छे से समझ कर रिजॉल्व कर सके, ठीक है? या फिर ना ही वो आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम समझे, ठीक है? क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि आपका इंटेलेक्चुअल या फिर एजुकेशनल लेवल डिफरेंट है, ठीक है? आप 2 अलग-अलग फील्ड से बिलॉन्ग करते हैं, आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल होगा वो भी डिफरेंट होगा। किसी भी पर्सन का 2 पर्सन का जो लेवल होता है वो सेम नहीं रह सकता है, ठीक है? क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल सिर्फ आपके एजुकेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इंटेलेक्चुअल लेवल आपके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। और कोई भी पर्सन सेम चीज़ हमेशा एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। हर किसी का लाइफ का एक्सपीरियंस अलग-अलग होता है, तो इसी वजह से आपका इंटेलेक्चुअल लेवल भी जो होता है, हर किसी से डिफरेंट होता है। नाउ यहाँ पर आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, हो सकता है कि आपका यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है या फिर जो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव है, कु जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही अ, आउटवर्ड गोइंग होते हैं, यानी कि एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, यानी कि उनको दोस्त बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, वो किसी से भी बात कर लेंगे अच्छे से, किसी से भी अच्छे से घुल-मिल के काम कर लेंगे। लेकिन जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, ये उनके हाथ में नहीं है, वो ज़बरदस्ती यहाँ पर इंट्रोवर्ट्स बने नहीं हैं, उनका यहाँ पर उनका कैरेक्टरिस्टिक वैसा है कि वो इंट्रोवर्ट्स हैं। तो आप उनको ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते हो कि अरे तुम दूसरे लोगों से बात करो, ये करो, वो करो, तो ठीक हो जाओगे। नहीं, दिस इज़ नॉट अ डिज़ीज़ दैट कैन बी क्योर्ड, ठीक है? ये डिज़ीज़ नहीं है जो आप क्योर कर लेंगे किसी तरह, ठीक है? ये उसका कैरेक्टर है, ये उसका पर्सनैलिटी है, ये आप डेवलप कर सकते हैं, उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। सो व्हाटएवर आपको ये समझना होगा, इफ यू आर अगर आप इस पोजीशन पे जाते हैं जहां आप किसी के सीनियर हैं, तो आपको अपने जूनियर्स से बात करते वक्त या जूनियर्स को काम देते वक्त ये ध्यान रखना है कि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है।
आप किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. You have to keep in mind what all things they have studied, what all things they have understanding of. ठीक है, जिस चीज की उनको अंडरस्टैंडिंग है उसी चीज के लेकर आप उनसे बात कर सकते हैं, उन्हीं चीज को लेकर आप उन्हें काम दे सकते हैं. अगर आप ये चाहते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है, जैसे कि मैंने एक बार आपकी क्लास में एग्जांपल दिया था कि एक पर्सन है जिसने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ी है लेकिन बहुत ही बेसिक पढ़ी है, उसके आगे उसे मौका नहीं मिला पढ़ने का, और आप एज अ मैनेजर चाहते हैं कि उसका जो डिजिटल मार्केटिंग का पकड़ है ये थोड़ा मजबूत हो, तो आप उसे अगर काम दे रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, आप जानते हैं कि उस पर्सन ने डिजिटल मार्केटिंग की है और आप उसके एजुकेशन को, आप उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, ये डिफरेंट थिंग होता है. लेकिन आप यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन को, मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है जो करीबन करीबन 20 साल से पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहा है, ठीक है, और उसे अचानक से स्विच करने बोल दिया जाए जावा में, ठीक है, या सी प्लस प्लस में. मान लीजिए सी प्लस प्लस में और पाइथन में थोड़ा तो डिफरेंस होगा ही, आप यू नो मच बेटर देन मी. ठीक है, तो अगर इस तरह अचानक से किसी को स्विच करने बोला जाए, आप सोच के देखिए कि उसका सिचुएशन कितना डिफिकल्ट रहेगा उसके लिए. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, हो सकता है कि उसके अपने भले के लिए जो मैनेजर है वो स्विच करने बोल रहा हो, लेकिन उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो तुरंत से एकदम स्विच करके अच्छा एकदम हो जाए, ये गलत होगा. ठीक है, अगर मान लीजिए किसी पर्सन को डिजिटल प्रोग्रामिंग का या जो है डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक नॉलेज है, तो हम उसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो एकदम 2 दिन में या 10 दिन में ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे दे. अगर हमें पता है कि उसके पास बेसिक नॉलेज है, उसे लर्न करने के लिए टाइम चाहिए, तो हम उसे टाइम देंगे. ठीक है, हम उसे 2 महीने देंगे, हम उसे 3 महीने देंगे, ताकि वो अच्छे से लर्न कर पाए और उसके बाद उस प्रोजेक्ट पे काम करे. ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कुछ भी लर्न करने के लिए बोल देंगे. ठीक है, बेस्ड ऑन द बेसिक नॉलेज, अगर किसी के पास बेसिक नॉलेज है, फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास एक्सेल यूज करने का बेसिक नॉलेज है, तो आप उसे उसमें प्रोग्रामिंग वगैरह, फॉर्मूलाज वगैरह बता के थोड़ा एक्सपर्ट बना सकते हैं. अगर किसी ने कभी एक्सेल देखा भी नहीं है, उससे आप एक्सपेक्ट करें कि वो 10 दिन में, 15 दिन में पूरी प्रोग्रामिंग सीख जाए, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दैट, राइट. उसमें फॉर्मूला वो लगाना एक दो दिन नहीं लगेगा, उसको सीखने में बहुत टाइम लगेगा, उसे हर चीज सिखानी पड़ेगी फ्रॉम द स्टार्टिंग. ठीक है, तो उस तरह से आपके जो इंटेलेक्चुअल लेवल हैं वो डिफरेंट होते हैं. तो आपको ये देखना है कि आपका जो पर्सन, जिस पर्सन से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है. ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रुप एफिलिएटेड. ग्रुप एफिलिएशन मतलब कि आपको अगर आपको मान लीजिए ग्रुप में काम करने बोला जा रहा है, जैसे कि ऑब्वियसली होता ही है, आपको टीम में काम करने के लिए बोला जाएगा. ठीक है, आपका जो भी कम्युनिकेशन होगा, टीम है, आप 4 मेंबर की, 5 मेंबर की, जितने भी मेंबर की टीम है, अगर उनमें से किसी एक में डिफरेंसेस है, मान लीजिए 2 लोग जो हैं वो आपस में उनकी बनती नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर लड़ते रहें या फिर आप यहाँ पर दूसरों को काम ना करने दें या आप अपना खुद का काम ना करें. ठीक है, योर वर्क शुड नॉट इफेक्ट योर पर्सनल ओपिनियंस. तो अगर आपको लगता है कि वो सामने वाला जो पर्सन है वो अच्छा नहीं है, उसको आप मतलब अच्छा नहीं मानते उसे, या उसका कुछ भी ऐसा करने का तरीका आपको पसंद नहीं आता, तो ये आपका पर्सनल ओपिनियन है. ठीक है, उसकी वजह से आप यहाँ पर अपना काम नहीं रोकेंगे, ना ही उस पर्सन को काम करने से रोकेंगे. ठीक है, आपका जो भी डिफरेंसेस है उसे आप साइड करके अपना कम्युनिकेशन कंटिन्यू करेंगे, अपना काम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ग्रुप में 4-5 ऐसे लोग हैं जो कि सालों से काम कर रहे हैं, और उस ग्रुप में किसी नए पर्सन की एंट्री हो जाने से क्या होता है, सभी ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं बहुत ही कॉशियस हो जाते हैं, बहुत ही मतलब उसके सामने वो खुल के बात नहीं कर पाते हैं जो वो पहले से करते थे. तो इस वजह से क्या होता है कि पूरे ग्रुप में एक वो जो पर्सन है जो नया आया है, उसे बहुत ही अ, अजीब फील होता है, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि उसे वो बाहरी जैसा फील हो रहा है. ठीक है, तो इस तरह का आपको फील नहीं कराना है किसी को. ठीक है, आप उसे इंक्लूड करें अपने ग्रुप में. अगर आप इंक्लूड नहीं करना चाहते या आपको लग रहा है कि वो पर्सन इंक्लूड करने के लिए हमारे ग्रुप में इंक्लूड नहीं हो सकता है या टेम्पररी है, तो उस केस में आप उससे एटलीस्ट ऐसा ना फील कराएं कि वो अकेले है.
ठीक है, जब भी वो साथ में बैठा हुआ है, काम कर रहा है, उस सिचुएशन में आप आराम से उसके साथ बैठ के काम करिए। जो भी डिस्कशन करना है वो डिस्कशन करिए, जो भी काम उसको देना है या उससे कोई काम लेना है, तो ये सारी जो कम्युनिकेशन है ये बिना किसी बैरियर के होनी चाहिए। ठीक है? आपका जो भी पर्सनल ओपिनियन है, जो भी पर्सनल डिफरेंसेस हैं, वो आपके काम के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आपके कम्युनिकेशन इन बिज़नेस में इफ़ेक्ट करती हैं। आप बिज़नेस कम्युनिकेशन चाहे कहीं भी कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ पर इफ़ेक्ट करेंगी। इज़ देयर एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? किसी भी चीज़ में आपको यहाँ पर कोई डाउट है? 2 और डिफरेंसेस हैं, दैट इज योर पर्सनल डिफरेंस अमंग द पर्सनल, पोजिशनल डिफरेंस अमंग द पर्सनल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। पोजिशनल डिफरेंस का मतलब होता है कि मान लीजिए कि एक पर्सन जो है अ, उसने अपने फ्रेंड के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, ठीक है? और दोनों ही फ्रेंड जो हैं वो साथ में काम करते हैं, सेम पोजीशन पे हैं, एक ही टीम में काम कर रहे हैं एंड उनमें से कोई एक है जिसने थोड़ा-सा बेटर यहाँ पर प्रिपेयर किया, थोड़ा-सा बेटर यहाँ पर उन्होंने अच्छा काम किया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि एक पर्सन को यहाँ पर हायरार्की में वो ऊपर चले गए, ठीक है? और एक पर्सन वहीं रह गया। ऐसा नहीं है कि वो जो पर्सन वहाँ पर उसी पोज़ीशन पे रह गया, उसने काम नहीं किया है, ठीक है? उसने भी काम किया और उसे इंसेंटिव भी मिला होगा, रिकॉग्नाइज़ेशन भी मिला होगा। लेकिन उससे ज़्यादा बेटर था इस पर्सन का वर्क। तो इसीलिए ये पर्सन जो है, ये हायर हायरार्की में चला गया, यानी कि ये शायद मैनेजरियल पोज़ीशन के लिए प्रमोट हो गया या फिर किसी भी सीनियर टीम लीडर बन गया, ठीक है? किसी भी सीनियर पोज़ीशन के लिए वो प्रमोट हो गया। Now sometimes these kind of things and these kind of situations create an imbalance in the relationship. इस वजह से क्या हो जाता है, कई बार आपके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, आपके जो हायरार्की में जो पोजीशन डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से आपको बहुत खराब लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मैंने काम नहीं किया था क्या, या फिर आपके दोस्त थे तो आप सोचते थे कि वो अ, मतलब साथ में आगे बढ़ेंगे, इस तरह का आपका फीलिंग था। तो यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन है, वो एक जगह से इफ़ेक्ट होने लगता है, यानी कि आपका काम भी इफ़ेक्ट होने लगता है, ठीक है? अगर आप डिफरेंट पोज़ीशन होल्ड करते हैं, ठीक है? अगर आप डिफरेंट पोज़ीशन होल्ड करते हैं, मान लीजिए अगर उसको टीम लीडर बना दिया गया, आपका जो दोस्त है उसको टीम लीडर बना दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है, पहली बात तो आपको वहाँ पर परेशानी पहले से ही हो रही है कि उस पर्सन को प्रमोट कर दिया गया है। दूसरी बात, जभी भी वो टीम लीडर्स, अब मान लीजिए कि टीम लीडर्स जो 4-5 टीम हैं, उन सभी के टीम लीडर को मीटिंग में बुलाया जाएगा मैनेजर की तरफ से कई बार, या फिर हो सकता है कि जो भी काम होगा वो ऑब्वियसली काम जो मैनेजर को देना है आपको, वो आपके टीम लीडर तक पहुँचाएगा, ना कि आपको पर्सनली आके बोलेगा, राइट? तो हो सकता है ये डिफरेंस भी क्रिएट होने लगे, धीरे-धीरे आपको ऐसा लगने लगे कि वो मैनेजर के ज़्यादा नज़दीक होते जा रहा है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है, वो बस अ अ, बटरिंग करके आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होना जायज़ है, क्योंकि आपके दिमाग में ये परसेप्शन बैठ गया है कि वो पर्सन जो है, वो उस लायक नहीं है, या फिर मैं भी उस लायक हूँ कि मुझे भी प्रमोशन मिलना चाहिए था और मुझे नहीं मिला और उसे क्यों मिला। इस वजह से क्या होता है कि आपका जो पोज़िशनल डिफरेंस क्रिएट होता है, उससे आपका जो माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उस पर्सन से रिलेटेड, ये इफ़ेक्ट करते हैं आपके कम्युनिकेशन को। और आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्ट हो रहा है, यानी कि आपके मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, वो आपके काम को भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके 4 पर्सन की ग्रुप है, उस 4 पर्सन में से सॉरी 5 पर्सन की ग्रुप है, 5 पर्सन में से एक ऑलरेडी प्रमोट हो गया है। अब जो टीम लीडर था पहले, उसको प्रमोट करके दूसरे पोज़ीशन पे भेजा गया होगा, तभी टीम लीडर की पोज़ीशन खाली है, तो वो टीम लीडर के लिए प्रमोट हो गया। अब बाकी बचे 4 जो पर्सन हैं, ठीक है? जो आपका फ्रेंड था, उसको छोड़ के 4 पर्सन बचे अब, तो वो चारों पर्सन जो हैं, उनमें से कुछ हो सकता है कि आपको सपोर्ट करें कि हाँ भाई, तुम्हें भी प्रमोट करना चाहिए था, उसे अकेले क्यों कर लिया? ठीक है? ये मतलब बढ़ावा दे रहे हैं आपके नेगेटिव थॉट्स को। कुछ पोज़ीशन, अगर कोई आपका टीम मेंबर अच्छा होगा, तो वो आपको हमेशा शांत कराने की कोशिश करेगा, यानी कि वो ये करने की कोशिश करेगा कि हो सकता है कि अगर आप मेहनत करें, तो आपको भी अगली बार प्रमोशन मिल जाए। These are the things that a good communicator or a good team member should do. ठीक है? तो यहाँ पर ये डिफरेंस क्रिएट हो जाने की वजह से
ये ना सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे ग्रुप के डायनामिक को इफेक्ट कर रहा है। आपका जो ग्रुप का वर्किंग है वो पूरा का पूरा इफेक्ट हो रहा है सिर्फ एक चीज से, जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड गॉट प्रमोटेड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। अपने इमोशंस पे थोड़ा आपको कंट्रोल रखना है। अगर आप नेगेटिव फीलिंग्स आ भी रही हैं तो दैट शुड नॉट इफेक्ट योर वर्क। ठीक है, एंड लास्ट वन इज योर फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। यानी कि जो सेंडर और रिसीवर है उसके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो फंक्शनल होना चाहिए, वो रिलेशनशिप फंक्शनल होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए जो सेंडर एंड रिसीवर है उनमें से कोई एक वहां पर कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहता है, ठीक है, एक पर्सन है, चाहे सेंडर है चाहे रिसीवर है, दोनों में से कोई एक पर्सन है जो कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहता है। अब सेंडर अगर कम्युनिकेट नहीं करना चाहेगा तो मैसेज तो भेजेगा ही नहीं वो, और रिसीवर अगर कम्युनिकेट नहीं करना चाहेगा, इसका मतलब कि यहाँ पर सेंडर कितना भी बड़ा मैसेज भेज दे, कितना भी छोटा मैसेज भेज दे, कितना भी अच्छा मैसेज भेज दे, ये सारी चीजें रिसीवर कुछ रिएक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक फुटबॉल की जो ग्राउंड बनाई गई है, तो यहाँ पर जो भी पर्सन है, ठीक है, किस तरह यहाँ पर इतनी बड़ी टीम को संभालना होता है, टीम के कैप्टन को। ठीक है, तो कैप्टन को ये सारे टीम मेंबर्स को अपना काम समझाना होता है। उसका काम रहता है कि ये सभी टीम मेंबर्स अपनी अपनी जगह काम करे, सारा चीज जो उनका काम है वो अच्छे से करे। तो अब अगर यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन में कोई बैरियर आ जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो सेंट्रल डिफेंडर है वो फुल बैक्स की फुल बैक्स की बात नहीं सुन रहा है, ये पास कर रहे हैं तो पास नहीं ले रहा है, या फिर उधर से बॉल आ रही है तो उसे डिफेंड नहीं कर पा रहा है, जस्ट बिकॉज ही इज नॉट लिसनिंग टू दीज पर्सन। ठीक है, ये जो पर्सन है जो यहाँ पर नहीं सुन रहे, जो बता रहे हैं, उसे डायरेक्शन दे रहे हैं, वो उनकी बात नहीं सुन पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। गोल मिस कर जाएंगे, जो बॉल्स हैं उनको, जो ऑपोजिट टीम है उनको गोल्स मिल जाएंगे। तो ये सारा जो कम्युनिकेशन होता है, इस तरह का बैरियर आपके टीम में नहीं आना चाहिए। ठीक है, if the sender and receiver belong to different functional departments or area, the receiver may not understand the sender's message. इसका मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कि ऐसा मैसेज है, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर कुछ काम में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो अगर 3 यूनिट्स हैं, ठीक है, पहला आपका आईटी यूनिट है, दैट इज योर सॉफ्टवेयर यूनिट, दूसरा उससे पहले आपका हार्डवेयर यूनिट है, और एक आपका मैनेजमेंट है। ठीक है, ये तीनों यूनिट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अब जो भी प्रॉब्लम होगा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर रिलेटेड, तो 2 यूनिट आपस में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूनिट जो है वो दोनों आपस में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में उनको सारा नॉलेज है किस तरह बात करना है। लेकिन जो मैनेजमेंट पर्सन है उसे हो सकता है कि आपकी बातें समझ में ना आए। तो अगर आपको मान लीजिए कोई रिपोर्ट करनी है कि इस सिस्टम में कोई एरर है, ठीक है, या फिर ये इस प्रोडक्शन लाइन में कोई प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उसका अगर आपको कम जो भी बात है वो पहुंचानी है आपको रिसोर्सेज, ये मैनेजमेंट को, ठीक है, तो उनसे जब आप बात करेंगे तो आप इस तरह मैसेज ना सेंड करें जिस तरह आप आईटी और जो भी आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूनिट्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, उस तरह मैसेज आपको नहीं सेंड करना है। ये सेंडर के तरफ से एरर होगा। इससे क्या होगा कि आपके जो भी मैनेजमेंट पर्सन है वो नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या मैसेज सेंड करना चाह रहे हो, क्या खराब हो गया है, क्या नहीं खराब हुआ है। अब ये सारी चीजें अच्छे से अगर उन्हें नहीं पता होंगी, तो अगर कोई पार्ट्स नया मंगवाना है तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो पार्ट्स नया मंगवाना है। यू हैव टू क्लियरली टेल देम, give a report or clearly tell them in face to face meeting that this is the problem and this is the solution that we want. we, we want that you provide this solution to us. ये चीज वो चाहते हैं, ये क्लियर कट आपको बतानी है। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है इस तरह का कि फाइनेंस मैनेजर मे नॉट क्लियरली अंडरस्टैंड द मैसेजेस ऑफ द डिजाइन प्रोडक्ट डिजाइन मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर मे नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो जिसका काम जो रहता है, अगर आप अपने लेवल से कम्युनिकेट करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि आपके रिसीवर को आपका मैसेज नहीं समझ में आएगा। तो ये सब चीजें ऐसा नहीं हो, इसीलिए आपको आसान भाषा में कम्युनिकेट करना है।
आसान लैंग्वेज में जो आम लोग यूज करते हैं उस भाषा में कम्युनिकेट करना है। प्लस अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं समझ पाएंगे उसके बावजूद, तो अपने किसी एक्सपर्ट को जो सोल्यूशन है उसके बारे में बताना है, ठीक है। या फिर एक मीडिएटर आपको रखना है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि मैनेजमेंट भी जानता है, जो कि अकाउंट्स भी जानता है, और जो थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज भी रखता है, ताकि वो ट्रांसलेट कर सके आपकी बात को मैनेजमेंट को, ठीक है। ऑल राइट, सो इज देयर एनीथिंग दैट यू हैव एनी पर्टिकुलर डाउट इन, इनमें से कुछ भी ऐसा जिसमें आपको कोई डाउट है? If you are having any doubt, you can ask the question. If you are ready to present the essay and the report that I have given you, you can raise your hand. We still have 10 minutes. If you want to present it, you can go ahead and present it. Otherwise, I'm just going to go ahead and mark your attendance. कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए, डाउट नहीं है तो अटेंडेंस ले लेते हैं यहाँ पे।